नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। 7 के समीकरण की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कल यूपी विधानसभा में पेश होने वाले बजट की। करीब 6 करोड़ 10 लाख करोड़ का ये बजट होगा और लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए होंगे। लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों योजनाओं को पूरा करने पर जोर रहेगा, क्योंकि सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है और केवल सरकार बनने के बाद का पहला बजट नहीं बल्कि 2024 को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि लोकसभा की लड़ाई भी बेहद करीब है। तो यूपी विधानसभा में कल बजट पेश होगा और माना जा रहा है कि लगभग 6 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है। पिछली बार लगभग 5.5 लाख करोड़ का ये बजट था और 1.25 लाख यानी कि 1 करोड़ 25 लाख करोड़ का विकास कार्यों पर खर्चा होगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करने पर जोर रहेगा, जो योजनाएं हैं उनको डिलीवर करने पर जोर रहेगा। तो कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश होने जा रहा है। और चलिए आगे बात करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बजट को लेकर बयान सामने आए। डिप्टी सीएम ने कहा कि कल पेश होने वाला बजट यूपी के हित में होगा और शानदार होगा। बजट जो आएगा उत्तर प्रदेश के हित में आएगा, शानदार बजट आएगा। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बजट आएगा, गरीब कल्याण के लिए बजट आएगा, सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए बजट आएगा। लेकिन जो बजट आएगा आने के बाद पता चलेगा। कल उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधानसभा में चर्चा के दौरान सीधी भिड़ंत हो गई। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जवाब दे रहे थे। इसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। इस पर सामने केशव मौर्य के ठीक सामने बैठे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भड़क गए और कुछ ऐसा कह डाला जिससे पूरे सदन में हंगामा मच गया। सदन में केशव प्रसाद मौर्य के किस बयान पर अखिलेश यादव ने क्या बोल दिया, सुनिए। हो गई है तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं। इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? मानी सदस्य मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? वह इसके बाद सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बयान पर आपत्ति जताई। सीएम ने अखिलेश यादव के बयान को विधानसभा की कार्रवाई से हटाने की मांग की। सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सफाई देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। विधानसभा में हुई इस गहमागहमी के बीच अखिलेश यादव से एबीपी गंगा ने उनसे खास बातचीत की। अखिलेश ने कहा कि कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार भी सही बात कहे, विपक्ष भी सही बात रखे। सदन में क्योंकि इस तरह के कई बार मौके आ जाते हैं, लेकिन उस मौके के बाद सब ठीक हो गया, फिर हाउस चल रहा है। सवाल ये है कि सरकार भी सही बात कहे, विपक्ष भी अपनी बात रखे। बजट है सरकार का, इतना बड़ा बजट है। अब इंतजार है कि सरकार का बजट कैसा होगा, गरीब, पिछड़े, दलित, इनके पक्ष में क्या खुशहाली आएगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा। इकाना स्टेडियम और बिजली कटौती के मुद्दे पर अखिलेश ने सरकार पर खूब तंज कसा।
अखिलेश यादव ने कहा कि नेता सदन को इकाना स्टेडियम काफी पसंद है, लेकिन इकाना स्टेडियम हमारी उपलब्धि है। नेता सदन अपने सारे काम इकाना स्टेडियम में कर लेते हैं, लेकिन वहां पर इंटरनेशनल मैच नहीं होने देते। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में इकाना स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच जरूर करवाएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सवाल किया कि सरकार बताए कि 5 साल में कितनी बिजली बढ़ी। उत्तर प्रदेश अगर हम सही मायनों में देखें, नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देखें किस पैरामीटर में हम कहां खड़े हैं। शिक्षा के सूचकांक में यूपी सबसे नीचे से चौथे स्थान पर है। अगर हम स्वास्थ्य के सूचकांक में देखें तो सबसे नीचे वाले पायदान पर है। यह केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि मिड डे मील योजना में घोटालों में यूपी सबसे आगे। जहां एक दलित नौजवान को बुलाया गया, पीटा गया, अपना पैर चटवाया किसी ने, उसका वीडियो चलाया और वीडियो वायरल किया, और पुलिस अभी भी हाथ पे हाथ रख करके कोई दोषी लोगों को पकड़ने वाली नहीं, अपराधियों को पकड़ नहीं रही। उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। 7 सीटों पर जीत तय होने के बावजूद भाजपा ने अब तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, लेकिन जिन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत तय है उसके लिए आज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें पहला नाम खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का है, जबकि दूसरा नाम सपा नेता जावेद अली खान का है। जबकि राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को समर्थन देने का फैसला किया है। इनमें से कपिल सिब्बल और जावेद अली खान ने नामांकन के दूसरे दिन यानी कि आज अपने पर्चे दाखिल कर दिए, जबकि डिंपल यादव कल अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने 2 चेहरों को मैदान में उतारा है, लेकिन पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलना सबसे दिलचस्प रहा। कपिल सिब्बल 2016 में भी समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही यूपी की राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस एक भी राज्यसभा सीट हासिल करने की हैसियत में नहीं है। ऐसे में कपिल सिब्बल को समर्थन देकर अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। दरअसल कपिल सिब्बल ने ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी दमदार पैरवी से आजम खान को जमानत दिलवाई, और जौहर यूनिवर्सिटी केस में भी वही आजम खान की पैरवी करने वाले हैं। ऐसे में सिब्बल को राज्यसभा भेजकर अखिलेश यादव आजम खान की नाराजगी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा कपिल सिब्बल जैसा दमदार वकील मिलने से समाजवादी पार्टी को एक दमदार कानूनी सलाहकार भी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जिस तरह से लंबे वक्त तक कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से मुस्लिम समाज से जुड़े मुकदमों को लड़ा है, उसे देखते हुए भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कपिल सिब्बल का समर्थन देने का सपा ने फैसला किया है। और राज्यसभा में पर्चा भरने के बाद कपिल सिब्बल ने भी कहा कि वो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। कांग्रेस में रहने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने वाले कपिल सिब्बल हमारे साथ हैं। कांग्रेस छोड़ा, आज समाजवादी पार्टी के समर्थन से नामांकन किया, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, किसी भी पार्टी को जहां हमारे संबंध 31 साल रहे हो, तो निश्चित रूप से थोड़ा मतलब कि वक्त लगता है छोड़ने में। बहुत विचार किया होगा हमने, लेकिन हमने समझा कि एक इंडिपेंडेंट आवाज़ पार्लियामेंट में होनी चाहिए, और यही मैंने अखिलेश जी को कहा कि अगर आप मेरा समर्थन करेंगे एज एन इंडिपेंडेंट तो मैं आपका आभारी रहूँगा, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया है। तो उनका बड़ापन है, अखिलेश जी का बड़ापन है, शिवपाल जी का है, आजम खान साहब का है, क्योंकि आमतौर पे निर्दलीय कोई नहीं चाहता, कोई भी पार्टी का नेता नहीं चाहता कि निर्दलीय नॉमिनेशन हो। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको ऐसा लगा कि मैं उत्तर प्रदेश की आवाज़ भी सदन में उठा सकूंगा, और जो देश की समस्याएं भी हैं वो पार्टी से अलग हट कर भी जनता के सामने रख पाऊँ। अच्छा कपिल साहब, आप यहाँ से राज्यसभा सांसद रहे, फिर नामांकन आपने किया है, आप कानून मंत्री रहे देश के, तो कानून का राज यहाँ चल रहा है ना? कानून का राज, देखिए इस समय मुझे कोई ऐसे कड़वी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आज तो मेरा नॉमिनेशन है। जब सदन में बोलूँगा तो प्रदेश की असलियत में, इस प्रदेश की असलियत देश के सामने रखूँगा। असलियत क्या है? असलियत आप भी देख रहे हैं, खास तौर पे पत्रकार तो ज़्यादा जानते हैं मेरे से असलियत इस प्रदेश की।
अच्छा, आपने कहा मोदी जी जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं, अभी जापान से आए, क्वाड में गए, ये सारी चीज़ें, आपको रास्ता कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है? नहीं, देखिए, क्वाड में जाना कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है। जापान से संबंध बनाना, गहरे संबंध बनाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से संबंध बनाना, देखिए ये तो होता रहेगा और होना चाहिए भी, लेकिन देश की जो असली समस्याएं हैं उन पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। ख़ास तौर पे शिक्षा, बच्चों की शिक्षा की समस्याएं, क्वालिटी शिक्षा केवल नहीं कि स्कूल चले गए बच्चे, अध्यापक है नहीं, और जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करोगे तब तक देश कैसे पावरफुल होगा। देश की बुनियाद बच्चे बनाते हैं, देश की बुनियाद वो महिलाएं बनाती हैं, अब उनका हमें एम्पावरमेंट करना ज़रूरी है। कपिल सिब्बल साहब जो आज नामांकन किया उन्होंने, लेकिन बहुत ही शालीनता से अपनी बातों को रख रहे हैं। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, यूपी विधानसभा से। सपा समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार कपिल सिब्बल वरिष्ठ नेता के साथ साथ देश के जाने माने फुल टाइम भी हैं और मुस्लिम समाज से जुड़े देश के एक दो नहीं बल्कि कई मामलों की देश में सबसे बड़ी अदालत में पैरवी कर चुके हैं या कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून केस में यूनियन मुस्लिम लीग की और एनआरसी केस के अलावा दिल्ली के जहांगीरपुरी और मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर भी जमीयत की पैरवी की है। इसके अलावा 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बहस की। पिछले दिनों कर्नाटक हिजाब केस में मुस्लिम छात्रा की पैरवी भी सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने ही की थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद केस में भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल ही मोर्चा संभालते थे और सिब्बल पर ही राम मंदिर मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक लटकाने और सुनवाई में देरी करवाने के आरोप लगते रहे। ऐसे तमाम मामलों की वजह से ही मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम समाज में कपिल सिब्बल की गहरी पैठ है। सिब्बल के इसी असर को कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पक्ष मिलाने की तैयारी में है, जिसका इशारा अखिलेश यादव ने आज कपिल सिब्बल के नामांकन करते ही अपने बयान में कर दिया। राज्यसभा चुनाव में जिनको सदस्य बनाना है पार्टी को, बहुत जल्दी वो लोग नामांकन कर देंगे। आज कपिल सिब्बल जी ने किया है, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जा रहे हैं, पहला नॉमिनेशन हुआ है। इस तरह पार्टी की तरफ से 2 और जा सकते हैं, बहुत जल्दी उनका भी नॉमिनेशन हो जाएगा। कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, देश के जाने माने केसेस उन्होंने लड़े हैं। वो लोकसभा में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास, एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं, आज देश किस रास्ते पर है। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है। तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को। और चलिए सीधे रुक करते लखनऊ का हमारे सहयोगी अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, अभी तक कपिल सिब्बल की पहचान कांग्रेस में अलग थलग पड़ने के बाद G23 नेताओं में होती थी, G23 के बड़े और वरिष्ठ नेता। अब वो राज्यसभा का पर्चा भर चुके हैं, तो क्या उनकी पहचान निर्दलीय वाली बनी रहेगी या फिर आगे उस सपा का सिंबल भी लेंगे? क्योंकि सबसे चौंकाने वाला, सबसे दिलचस्प नाम यही है कि कपिल सिब्बल सपा के समर्थन से जा रहे हैं, कोटे से क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, एबीपी गंगा ने तो सबसे पहले ये बात बताई थी कि समाजवादी पार्टी के जब उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी तो एक नाम सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला होगा और वो गठबंधन के भी साथी नहीं है। तो इसीलिए देखिए, कपिल सिब्बल के बारे में जो आपने बात बताई, किस तरीके से उन्होंने आजम खां के मामले में पैरवी की और उनकी पैरवी के चलते ये खुद आजम खां मानते हैं कि वो जेल से रिहा हो पाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2016 में जब कपिल सिब्बल को तब समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था, तब वो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के थे और सपा का समर्थन था। पर इस बार परिस्थितियां दूसरी हैं। कपिल सिब्बल ने 10 दिन पहले यानी 16 तारीख को सोनिया गांधी को मिलकर खुद अपना इस्तीफा जो है वो सौंपा था, यानी वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है। अब वो जा रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य बन रहे हैं सपा के समर्थन से, पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आज नामांकन पत्र भरा है उस पर यह नहीं लिखा है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, बल्कि लिखा है निर्दलीय उम्मीदवार। और अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राज्यसभा का जब आप नामांकन दाखिल करते हैं तो 10 प्रस्तावक चाहिए और वो भी विधायक होने चाहिए।
कोई आम आदमी उसका प्रस्तावक नहीं हो सकता, तो वो प्रस्तावक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। पर हाँ, ये भी ज़रूर है कि हमने 6 साल देखा, 6 साल तक वो अभी तक रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं एक तरीके से। कभी भी यूपी का कोई मुद्दा राज्यसभा में उठाते दिखे हो ऐसा दिखा नहीं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अगर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो चाहते अगर अखिलेश यादव कहते कि भाई समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले लीजिए, हम आपको भेज रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे देखिए जब राज्यसभा में नंबरिंग की बात आएगी कि समाजवादी पार्टी के कितने राज्यसभा के सांसद हैं, तो वो संख्या तो 2 ही होगी। कपिल सिब्बल तो निर्दलीय कोटे में है। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे समीक्षा कारण क्या है वो समझ में आएंगे। लेकिन अनुभव, एक सवाल और भी है अब जो सब उसका जवाब जानना चाहते हैं कि डिंपल यादव का नामांकन कब होगा? हाँ, ये हमने खुद आज अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा कि क्या तीसरा नाम जो है डिंपल यादव कल नॉमिनेशन करेंगी, तो उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत समय बचा है और 31 मई तक तो नामांकन की आखिरी तारीख है, तो ऐसे में भी बहुत समय है और तय कर लेंगे। लेकिन एक चर्चा और भी है कि शायद एक प्रेशर पॉलिटिक्स है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये चर्चा थी कि गठबंधन के जो सहयोगी, सबसे बड़े सहयोगी हैं जयंत चौधरी, वो जाएंगे। पर हमारे पास जो जानकारी है, जो सूत्रों ने हमें दी है और पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने दी, कि शायद जयंत चौधरी ने संपर्क ही नहीं किया अखिलेश यादव से राज्यसभा जाने के लिए, कोई बात ही नहीं की है, और इसीलिए अखिलेश यादव वेट कर रहे हैं कि शायद जयंत चौधरी की तरफ से कोई कॉल आएगा, मिलने के लिए आएंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। और अब डिंपल यादव का जो नाम है वो सबसे ज़्यादा, हम कहें तो कहा जा रहा है कि वो उनके पेपर भी रेडी हो गए थे। बल्कि आज जब हम पार्टी कार्यालय पर थे तो वहाँ पर जो पार्टी के लोग थे उन्होंने सिग्नेचर वगैरह सब करा लिए थे। तैयारी तो ये थी कि 2:15 बजे वो आएंगी, क्योंकि 3 बजे तक नामांकन होता है इसी विधानसभा में जहां मौजूद है टंडन हॉल है, और यहीं पर ये बनाया जाता है जहां पर हर बार हमने देखा राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन होता है। पूरी तैयारी थी, पर आखिरी वक्त पर वो नहीं आई। दूसरा दिन भी आज नामांकन का बीत गया, पर डिंपल यादव ने आज नॉमिनेशन तो नहीं किया। अखिलेश यादव जब निकल रहे थे सदन से, मैंने खुद उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी काफी वक्त है। अब समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए जावेद अली को तो भेज दिया है, जावेद अली ने नॉमिनेशन कर दिया, कह रहे हैं कि काफी वक्त है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या स्ट्रेटजी है। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद का मामला कोर्ट में है और कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी का काम पूरा करके रिपोर्ट कोर्ट में दी जा चुकी है। इधर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी शाही ईदगाह मस्जिद का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुनवाई 31 मई तक टाल दी गई है। अब इस मामले में मंगलवार 31 मई को सुनवाई होगी। दरअसल आज लॉ की 7 छात्राओं और 4 वकीलों की याचिका पर सुनवाई होनी थी। याचिका पर 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई होनी थी। याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान से ईदगाह को हटाने की मांग की गई है और पिछली सुनवाई में जमीन के कागज पेश करने को कहा गया था।